Hello students, how are you all? I hope so that you all are fit and fine, good and studying well. As you all know that you are having board examinations. So आपको मैं सुभाषित रत्नानी 4th चैप्टर आपके संस्कृत का पढ़ा रही हूँ। आपको जिन बच्चों ने भी पूरे वीडियोस देखे हैं उनको ये पता होगा, जिन्होंने बीच में एक स्किप किए हैं उनके लिए ये बता रही हूँ। मैंने आपको इसके पहले एक बार थोड़ा सा रिकैप करते हैं जो पहले से अब तक करा है हमने संस्कृत में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको संस्कृत भाषा या महत्वम पढ़ाया है, जो पुरानी बुक्स में बाद में होगा, लेकिन नई बुक्स में जो है वो कुछ बुक्स में पहला चैप्टर होगा और कुछ बुक्स में तीसरा चैप्टर होगा। आप परेशान नहीं होंगे इसको लेकर के, क्योंकि चैप्टर्स सब सेम है, ठीक है। तो अगर आपके पास पुरानी बुक होगी बेटा तो बाद में होगा ये चैप्टर, और अगर नई बुक्स होंगी तो जो सामान्य हिंदी वाले बच्चे हैं B1 B2 और कॉमर्स के, उसमें फर्स्ट चैप्टर होगा या थर्ड चैप्टर होगा, और जो ये वाले बच्चे हैं आर्ट्स वाले 12th आर्ट्स साहित्यिक हिंदी, उसमें सेकंड चैप्टर होगा, ठीक है ना। तो मैंने सबसे पहले संस्कृत भाषा या महत्वम आपको पढ़ाया, फिर मैंने क्या पढ़ाया बताइए, यस, फिर मैंने भोजस्य औदार्यम आपको पढ़ाया, ठीक है। इसके बाद मैंने आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ आपको पढ़ाया। क्या पढ़ाया? आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। और अब हम 4th चैप्टर लास्ट बट नॉट द लीस्ट बिफोर द हाफ ईयरली एग्जामिनेशन ले रहे हैं, सुभाषित रत्नानी। और एक चीज़ सारे बच्चे ध्यान देंगे, जो बच्चे रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं उनको ये पता है, जिन्होंने बीच में नहीं देखे हैं किसी भी रीज़न से, वो ये जान लें कि ये चारों चैप्टर्स सारे बच्चों को पढ़ने हैं, मतलब सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी सबको पढ़ने हैं। लास्ट वीक में सिलेबस भी भेज दिया है। सिलेबस मतलब एक तो मैंने आपको उसके लास्ट वीक भेजा था, उसके रिगार्डिंग वीडियो बना करके, और जिसमें मैंने खुद सारी चीज़ें बताई थी, और फिर फ्राइडे को मैंने आपको रिटन सिलेबस भेजा है। तो एक चीज़ आप ध्यान देंगे उसमें कि मैंने वो पोर्शन भेजा है जो एग्जामिनेशन में आने वाला है। कौन सा पोर्शन भेजा है? मैंने वो पोर्शन भेजा है जो एग्जामिनेशन में आने वाला है। वो जो PDF आपको मिला होगा उसमें आपने देखा होगा, और जिन बच्चों ने नहीं देखा है फिर से देख लेंगे एक बार उस PDF को। पहले 12th आर्ट्स का सिलेबस है, 12th आर्ट्स का अर्थात साहित्यिक हिंदी वालों का सिलेबस है। उसके बाद उसमें उनका क्वेश्चन पैटर्न भी दिया हुआ है कि किस तरह से एग्जामिनेशन पैटर्न आएगा। इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि पैटर्न में कुछ बहुत खास चेंज, एक तरह से कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। जो आपने 11th में जिस पैटर्न में एग्जामिनेशन दिया था सेम वैसे ही आपको इस बार भी देना है, ठीक है ना, 12th आर्ट्स के बच्चे। और जो 12th B1 B2 और कॉमर्स के बच्चे हैं उसके बाद उसी से लगा हुआ नेक्स्ट पेज जो है वो इन बच्चों का है, जो सामान्य हिंदी वाले आप सब बच्चे हैं, और उसके बाद उनका भी क्वेश्चन का पैटर्न मैंने भेजा हुआ है। आपको मैंने ये भी कहा था, अपने वीडियो में भी कहा था, और फिर से एक बार कह रही हूँ कि उस पोर्शन को आप अपनी फेयर कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर आपके पास नोट डाउन रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। और अगर स्कूल ईश्वर करे भगवान करे खुल जाए तो उसके बाद वही चीज़ें बार बार डिस्कस करने में आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा। ओके, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? और अगर खुदा ना खास्ता स्कूल नहीं खुलता है अभी आगे भी, तो वो PDF आप सेव करेंगे, कंप्यूटर्स की, लैपटॉप्स की, फ़ोन्स की अपनी लिमिट होती है, और बहुत सारे PDFs होंगे तो उसमें आपको ढूंढना पड़ेगा बार बार, तो वो मेहनत आपकी लगेगी, समय लगेगा, नहीं मिलेगा PDF समय से आपको तो इरिटेशन होती है। तो अपनी एनर्जी गलत फालतू चीज़ों में नहीं वेस्ट करनी चाहिए। आई ऑलवेज से ना कि जो काम करना है उसे करना है, तो एक दिन उसे बैठ के बहुत प्यार मोहब्बत से लिख डालो आप लोग, ताकि आपको कमिंग टाइम में कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं लिखने पे जोर इसलिए दे रही हूँ
क्योंकि कभी आपका मन करे कि मैं अभी एक बार, आप कुछ पढ़ रहे हो मान लो हिंदी से संबंधित, और आपका दिल करे कि मैं एक बार सिलेबस में देख लूँ, कंफर्म कर लूँ ये है कि नहीं है, क्या है क्या नहीं है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, और फिर आप अपने लैपटॉप या फ़ोन या कंप्यूटर पे बैठो और आपको वो PDF ना ऑन हो, नेट ना चल रहा हो, तो एक ज़बरदस्ती की इरिटेशन होती है, और जितनी बार आप ये काम करोगे उतनी बार आपको गुस्सा भी आ सकता है। तो इससे बेटर है कि आप उसे अपनी कॉपी में लिख लें, और आपको पता रहेगा कि, क्योंकि और आपको कुछ पता हो ना पता हो, बट सिलेबस ज़रूर पता होना चाहिए, है ना, और पता भी रहता है बच्चों को। ठीक है, मैंने आपको कहा भी था कि जो मैंने दोनों वीडियो साथ में चूंकि भेजे थे, आपको एक मज़ेदार बात बताती हूँ मैं। चलिए थोड़ा सा हंसी की बात पहले कर ली जाए, कि एक मज़ेदार बात आपको ये बताऊं कि जिस दिन मैंने अपना वीडियो रिड्यूसिंग सिलेबस का भेजा था, उसी दिन मैंने एक और वीडियो भी भेजा था पढ़ाई का, है ना, पढ़ने वाला। तो आप बिलीव करेंगे कि जो वीडियो वो था सिलेबस वाला, उसको 150 से ज़्यादा व्यू मिल गए 2 घंटे के अंदर, और जो पढ़ने वाला था वो 50 भी पार नहीं कर पाया 2 घंटे के अंदर। अब तो धीरे धीरे आप पढ़ रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपके पास मोबाइल ना हो या उस समय ना हो और आप ना देख पाए हो, बट नहीं देख पाते हो, बाद में भी कभी कभी आप देखते हैं और आपका वो आता है, मैसेज आता है कि मैम समझ में आ गया है या जो प्रॉब्लम है। बट ये नहीं हो सकता कि सिलेबस देखने के लिए 150 से ज़्यादा व्यू आ जाए 2 घंटे में और पढ़ने के लिए कम आए, है ना। तो चोरियाँ पकड़ लेते हैं हम लोग आप लोगों की, बट इट्स ओके। आई ऑल्सो अंडरस्टैंड, वी ऑल अंडरस्टैंड एक्चुअली, कि बिना टीचर को देखे और बिना मिले पढ़ने में थोड़ा मुश्किल आता है, हम लोगों को भी आप सबकी बहुत याद आती है। बट बेटा ये समय केवल हमारे लिए नहीं है, मैं खुद के लिए भी सोचती हूँ कि ये समय ऐसा कठिन है इस समय, कि केवल मेरे लिए नहीं है, ये सबके लिए है, और सब इससे दो चार हो रहे हैं। तो हम अगर अपने को पॉजिटिव रखेंगे और जो चीज़ें हमारे पास बाय गॉड्स ग्रेस हैं, अगर हम उसका थैंक्स बोलेंगे और उसके प्रति ग्रेटिट्यूड ईश्वर को दिखाएंगे, तो शायद उन चीज़ों में हमारी बहुत बढ़ोतरी होगी और हम तकलीफ में नहीं रहेंगे कि हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल ड्रेस नहीं पहन पा रहे हैं, दोस्तों से नहीं मिल पा रहे हैं। सेम पेन से हम लोग भी गुजर रहे हैं, सब बच्चे गुजर रहे हैं, तो उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। कभी भी सिचुएशन से हम लोग थोड़े परेशान होते हैं, बट उस सिचुएशन को अपने ऊपर हावी ना हो करके उस पर हमको जीत हासिल करनी होती है, और वो जीत तभी हासिल होगी जब आप ध्यान से अपना साथ साथ पढ़ाई भी करेंगे। ऑफ कोर्स आपको थोड़ा सा योगा भी करना चाहिए, मैंने ये बात आपको क्लास में भी बहुत बार बोली है, जो भी बच्चे थोड़े से वेट पुट ऑन किए हुए हैं, कि अगर अभी से आप बहुत ज़्यादा हेल्दी होंगे तो बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज यू आर अ गर्ल, यू आर अ वुड बी मदर इन फ्यूचर, सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ ऑल्सो with studies. Okay, so let us start our chapter. मैंने आपको ये पढ़ाया था, सुभाषित रत्नानी आपको पढ़ाया था। कहाँ तक पढ़ाया था आपको याद होगा, 5th श्लोक तक मैंने पढ़ाया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि ना राजा द्वारा, ना चोर द्वारा चुराया जा सकता है, ना राजा द्वारा छीना जा सकता है, ना भाइयों द्वारा विभाजित किया जा सकता है, और ना भार स्वरूप होता है। जितना हम खर्च करते हैं उतना ही ये धन बढ़ता है, और ये कौन सा धन है, ये विद्या रूपी धन है जो सभी धनों में प्रधान होता है। ओके, सो आज हम लोग उसके आगे के कुछ श्लोक पढ़ेंगे। देखिए, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेत्तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। फिर से पढ़ रहे हैं, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेत्तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। परोक्षे, परोक्ष मतलब प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष शब्द आपने पढ़ा होगा, प्रत्यक्ष मतलब सामने से और परोक्ष मतलब पीछे से। ठीक है, हमारे पीछे से। परोक्ष मतलब हमारे पीछे से या पीठ पीछे। कार्य हंतारम, कार्य को बिगाड़ने वाला। कार्य हंतारम, कार्य मतलब किसी काम को, हंतारम मतलब बिगाड़ने वाला। प्रत्यक्ष मतलब हमारे सामने। प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों आपस में ऑपोजिट वर्ड्स हैं, आपको पता होगा, विलोम शब्द है। प्रत्यक्ष का विलोम होता है परोक्ष। प्रत्यक्ष मतलब हमारे सामने और परोक्ष मतलब हमारे पीठ पीछे। तो जो हमारे पीठ पीछे हमारे कार्य को बिगाड़े, प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, और हमारे सामने प्रिय बोले और हमारे सामने
प्रिय बोले, वर्जये तादृशम मित्रम, ऐसे मित्र को, तादृशम इस प्रकार के, मित्रम मतलब मित्र को, वर्जयेत उससे दूर रहो। क्यों? विष कुंभम पयोमुखम, विष कुंभम, कुंभ मतलब, कुंभ मीन्स घड़ा, कुंभ मतलब, एक तो कुंभ मतलब मेला होता है और एक कुंभ मतलब घड़ा होता है। तो वो ऐसे घड़े के समान है जिसमें विष होता है, लेकिन पयोमुखम, पय मीन्स होता है दूध, पय मीन्स क्या होता है? दूध। और मुख में, मुखम मीन्स मुख पर, मुख में या ऊपरी हिस्से में। पयोमुखम मतलब मुख में या ऊपरी हिस्से में। जैसे मान लीजिए आपके पास एक घड़ा हो, ऐसा घड़ा जिसके मुख पे तो दूध हो और कोई उसे पीने जाए, दूध से भरा हुआ है घड़ा, और कोई उसे पीने जाए, अरे वाह क्या मीठा दूध है, लाओ इसे पी लेते हैं, लेकिन उसमें जहर भरा होता है कई बार। तो ऐसा मित्र की पहचान यहाँ पर बताई गई है। तो हमने अलग अलग शब्दों के अर्थ देख लिए। आइए अब हम इसका सेंटेंस बनाते हैं, क्या बनेगा। तो पहले तो इसका प्रसंग आप देखिए कि ये किस पर आधारित है। ये मित्र की पहचान इसमें बताई गई है कि एक जो मित्र होता है वो कैसा मित्र होता है और उसके साथ हमें क्या करना चाहिए। एक इस प्रकार का मित्र अगर हो हमारे पास, जो इसमें बताया जा रहा है, तो हमें ऐसे फ्रेंड्स के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए। तो चलिए इसको एक बार देखते हैं हम लोग। परोक्षे कार्य हंतारम, जो पीठ पीछे किए गए कार्य को नष्ट करे। ठीक है, पीठ पीछे में कार्य को, हमारे किसी काम को वो नष्ट करे। प्रत्यक्षे प्रिय वादिनम, और हमारे सम्मुख प्रिय बोले। प्रिय मतलब प्यारा, अच्छा, मीठा। वादिनम मतलब बोलना। हमारे मुख पर वो या हमारे समक्ष जो है वो प्यार से बात करे। तो ऐसे मित्र को वर्जयेत तादृशम, तादृशम वर्जयेत धन एतादृशम। कौन से दो शब्द हैं? एक वर्जयेत, धन एतादृशम। वर्जयेत मतलब छोड़ देना चाहिए और एतादृशम मतलब ऐसे। ऐसे मित्र को हमें उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए। ऐसे मित्र को हमें उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जिस प्रकार मुख पर दूध लगे विष से भरे घड़े को छोड़ दिया जाता है। जिस प्रकार मुख पर दूध लगे और अंदर विष से भरे घड़े को छोड़ दिया जाता है। समझ में आ गया? सरल है ये कि जो पीछे हमारे कार्य को बिगाड़े लेकिन हमारे सामने अच्छा बोले, ऐसे मित्र को उसी प्रकार से छोड़ देना चाहिए जैसे कि उस घड़े को हम छोड़ देते हैं जिसके अंदर तो दूध भरा हो, अंदर तो विष भरा हो और मुख पर दूध भरा हो। जिसके अंदर तो विष भरा हो और मुख पर दूध भरा हो। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, फिर देखिए, और मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसके नोट्स मैं आपको खुद भेजूंगी। उदेति सविता ताम्र स्ताम एवास्तमेति च संपत्तो च विपत्तो च महता मेक रूपता। उदेति सविता ताम्र स्ताम्र एवास्तमेति च संपत्तो च विपत्तो च महता मेक रूपता। उदेति सविता, सविता मीन्स सूर्य। सविता मीन्स सूर्य। सूर्य जब उदित होता है, सूर्य उदेति मतलब उदित होता है। अस्तमेति, अस्तमेति मतलब एवामिस्तमेति। एव धन अस्त धन एति, क्या होगा? एव धन अस्त धन एति। तो एव मतलब होता है ही, अस्त मतलब जब डूबता है, ठीक है, और एति मतलब होता है च, च मतलब और। ताम्र स्त्राम, क्या नाम, क्या लिखा है? ताम्र स्त्राम। ताम्र स्त्राम मतलब लाल रंग का। ताम्र स्त्राम मतलब लाल रंग का, तांबे के रंग का, लाल रंग का। सूर्य उदित होते समय भी लाल होता है और अस्त होते समय भी लाल होता है। एव धन अस्त धन एति। एव मतलब भी या ही, और अस्त मतलब जब डूबता है, एति मतलब होता है। ठीक है, तो सूर्य जब उदित होता है अर्थात जब उगता है तब भी लाल रंग का होता है। एवस्तमेति जब डूबता है तब भी लाल रंग का होता है। उसी प्रकार से संपत्तो च विपत्तो च
महामेक रूपता। जो महान लोग होते हैं, महामेक रूपता, महा मतलब बड़े, महता, महता मेक रूपता, तो ये है महताम धन एक रूपता। ये शब्द क्या है देखिए, महताम धन एक रूपता। समझ में आया? महताम धन एक रूपता, महताम मतलब बड़े लोग, विद्वान लोग, एक रूपता एक जैसे रहते हैं, संपत्तो च विपत्त च, चाहे संपत्ति रहे चाहे विपत्ति। संपत्ति से मतलब रुपया पैसा अर्थात खुशियां, खुशी सुख, और विपत्ति मतलब दुख। तो इसमें महान पुरुष या विद्वान लोगों के बारे में, महताम मतलब विद्वान लोग या बड़े लोग, बड़े लोग मतलब उम्र में बड़े नहीं या पैसे में बड़े नहीं, बल्कि जो महात्मा लोग होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, महान पुरुष होते हैं, उनके बारे में बताया गया है कि जो महान पुरुष हैं वो संपत्ति और विपत्ति में एक ही तरह से रहते हैं। किस प्रकार से? उसी प्रकार से जिस प्रकार सूर्य उदित होने के समय भी लाल रहता है और अस्त होने के समय भी लाल रहता है। ठीक है, तो आप इसको वैसे भी लिख सकते हैं जैसे यहाँ पर है कि जिस प्रकार से, तो कैसे लिखेंगे आप? इतना आपको आता है, सरल है ये, कि जिस प्रकार से सूर्य जब उदित होता है तब भी लाल होता है और जब अस्त होता है या डूबता है तब भी लाल रंग का होता है, उसी प्रकार से जो महान लोग होते हैं वो संपत्ति और विपत्ति में एक समान रहते हैं। ठीक है, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि जो महान पुरुष होते हैं वो संपत्ति और विपत्ति में उसी प्रकार एक समान रहते हैं जिस प्रकार से सूर्य उदित होने के समय भी लाल रहता है और अस्त होने के समय भी लाल रहता है। इज इट टू फॉलो? ओके, गुड। नाउ सी द 8th वन। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत मेत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीतम मेत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। इसमें देखिए ये 2 वर्ड पहले आप देखिए तो आपको समझ में आएगा। पहले हम सेकंड लाइन से चलेंगे ताकि आपको समझ में आए। खलस्य मतलब दुष्ट की, खल मतलब दुष्ट व्यक्ति, साधु मतलब साधु या अच्छा व्यक्ति। ठीक है, साधु मतलब अच्छा व्यक्ति और खल मतलब दुष्ट व्यक्ति। खलस्य मतलब, खल मतलब तो दुष्ट और खलस्य मतलब दुष्ट की, खलस्य मतलब दुष्ट की। विद्या, विद्या यानी ज्ञान, विद्या यानी ज्ञान। और साधु मतलब सज्जन की, साधु मतलब सज्जन की। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं कवि। खलस्य विद्या विवादाय, दुष्ट की विद्या विवाद के लिए होती है। यदि कोई दुष्ट व्यक्ति, अच्छा चलिए पहले अर्थ देखते हैं फिर समझाएंगे। दुष्ट की विद्या विवाद के लिए होती है। धनम मदाय, धन जो है, धन पैसा, घमंड के लिए, मद मतलब घमंड के लिए होता है, घमंड के लिए। शक्ति परेशान परिपीडनाय, शक्ति मतलब ताकत, उसकी ताकत या शक्ति। परेशान मतलब दूसरों को, परेशान मीन्स दूसरों को। परिपीडनाय पीड़ा देने के लिए होती है, परिपीडनाय पीड़ा देने के लिए होती है। तो दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन घमंड करने के लिए और शक्ति दूसरों को पीड़ा देने के लिए होती है। यदि कोई व्यक्ति दुष्ट होता है तो यदि वो ज्ञानी भी होता है तो वो क्या करता है, अपने ज्ञान से, अपनी विद्या से विवाद करने लगता है। क्या करने लगता है? बहस करने लगता है। ठीक है, तो दुष्ट की विद्या किसके लिए होती है? विवाद के लिए। धनम मदाय, धन मतलब पैसा जो है वो घमंड के लिए। शक्ति परेशान परिपीडनाय, और जो शक्ति होती है इसकी वो किसके लिए होती है? दूसरे को पीड़ा देने के लिए होती है। शक्ति जो है वो दूसरे को पीड़ा देने के लिए होती है। खलस्य साधो, खलस्य तो ऊपर चला गया दुष्ट की, और साधो, और साधो मीन्स सज्जन की, साधो मीन्स सज्जन की। विपरीत एत ज्ञानाय, साधो मीन्स सज्जन की, विपरीत मेत,
विपरीतम एत, इसके विपरीत, एत मतलब इसके, विपरीत मतलब उल्टी, इसके विपरीत या इसके उल्टी विद्या ज्ञानाय, विद्या जो है वो किसके लिए होगी, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। तो विद्या को देखिए हम यहाँ से जोड़ेंगे, विद्या को हम किससे जोड़ेंगे, विद्या को हम जोड़ेंगे यहाँ से, विद्या किसके लिए होगी, ज्ञान देने के लिए, धन किसके लिए होगा, दान देने के लिए, और शक्ति किसके लिए होगी, शक्ति रक्षणाय, दूसरे की रक्षा के लिए होती है। समझ में आया कि जो सज्जन व्यक्ति होगा इसके विपरीत, किसके विपरीत, कि विद्या इसकी विवाद के लिए है तो सज्जन की किसके लिए होगी, ज्ञान देने के लिए, दूसरों को बुद्धि देने के लिए। इसका धन जो है वो मदाय घमंड के लिए है तो इसका धन साधो का, सज्जन का दान देने के लिए। और जो शक्ति है वो दूसरों को पीड़ा देने के लिए होती है, किसकी, दुष्ट की, और साधु मनुष्य की, सज्जन मनुष्य की, दूसरों की रक्षा के लिए होती है। समझ में आ गया। फिर से एक बार बता दे रहे हैं कि खल व्यक्ति की या दुष्ट व्यक्ति की जो विद्या है वो विवाद के लिए, धन मद या घमंड के लिए, और शक्ति दूसरों को सताने के लिए होती है। इसके विपरीत जो साधु व्यक्ति होता है उसकी विद्या ज्ञान प्राप्ति के लिए या ज्ञान देने के लिए, धन दान देने के लिए, और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है, रक्षा के लिए होती है, दूसरों की रक्षा के लिए होती है। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, अब देखिए नाइन्थ वन देखिए, सहसा विदधीत न क्रियाम विवेक परमा पदाम पदम वृणेतु हे विमिष्य कारणम गुणलुब्धा स्वमेव संपद। सहसा विदधीत न क्रियाम विवेक परमा पदाम पदम वृणेतु ही विमृश्य कारणम गुणलुब्धा स्वमेव संपद। सहसा मतलब अचानक, पहले अलग अलग अर्थ देखेंगे जैसे अब तक देखते आए हैं, फिर पढ़ाएंगे, फिर अर्थ साथ में बताएंगे। सहसा मतलब अचानक, सहसा मतलब अचानक, विदधीत मतलब करना चाहिए, विदधीत मतलब, सहसा मतलब अचानक, सहसा मीन्स अचानक, विदधीत मीन्स करना चाहिए, न मीन्स नहीं, न मीन्स नहीं, क्रियाम, क्रियाम मीन्स कार्य को, क्रियाम मीन्स, देखिए इसमें दो शब्द है, क्रियाम विवेक, इसमें कितने शब्द हैं, दो शब्द है, क्रियाम विवेक। क्रिया मीन्स कार्य को, विवेक मीन्स बुद्धि, विवेक मीन्स बुद्धि। परमा पदाम पदम, परमा पदाम पदम, अब देखिए इसका मतलब क्या है, परमाम पदम, परमाम मतलब परमा पदाम पदम उच्च स्थान को, परमा पदाम मतलब उच्च स्थान को। ठीक है, इसके आगे देखिए वृणेतु, वृणेतु मीन्स क्या होता है, बताएगा कोई बच्चा, वृणेतु मीन्स क्या होता है, वर्ण करती है, वृणेतु मीन्स वर्ण करती है। विमिष्य कारणम, विमिष्य कारणम मतलब, विमिष्य मतलब होता है, देखिए दो शब्द हैं इसमें, एक विमिष्य और एक कारणम। ठीक है, एक विमृश्य और एक कारणम। तो विमृश्य मतलब होता है विचार करके कार्य करने वाले को, विमृश्य मतलब विचार करके, विमृश्य मतलब विचार करके, और कारणम मतलब काम करने वाले को। विमृश्य मतलब विचार करके और कारणम मतलब कार्य करने वाले को। गुण लुब्धा, गुण लुब्धा मतलब, गुण मतलब क्वालिटी, गुण, गुण होता है ना हमारे अंदर कितने गुण हैं, तो गुण मतलब हमारे गुण, लुब्धा मतलब लोभी, लुब्धा मतलब लालची, लालची लोग। स्वमेव संपद, स्वमेव संपद कि जो गुणों के लोभी लोग होते हैं, जो गुणों के लालची लोग, मतलब गुणों के लोभी या गुणों के लालची से मतलब यहाँ गलत मतलब नहीं है, वो लोग जो गुणी लोगों को प्यार करते हैं, पसंद करते हैं। जैसे अगर हमको आप में से कहना है कि कौन सा इंसान गुणी है, तो हम गुणों के लालची होंगे। अगर हम अच्छे होंगे तो हम गुणों, जो लोग गुणों से भरपूर होंगे हम उनके लालची होंगे, हम उनको चाहेंगे कि वो हमारे पास रहें। और अगर हम खुद अवगुणी होंगे, हम खुद बुरे होंगे, तो हमको अच्छे लोगों से कोई मतलब
नहीं होगा। तो यहाँ पर वही बात कही गई है। गुण लुब्धा जो गुणों के लोभी लोग हैं या गुणों के लालची लोग हैं। स्वमेव मतलब स्वयं, स्वमेव मतलब स्वयं। संपदा मतलब, संपदा मीन्स होता है चुनते हैं। संपदा मतलब वैसे तो होता है संपत्ति, संपदा मतलब वैसे तो होता है संपत्ति या लक्ष्मी। संपदा मतलब संपत्ति या लक्ष्मी। ठीक है, तो चलो इसको सेंटेंस को देखते हैं। थोड़ा अलग सेंटेंस है ये, थोड़ा सा अलग सेंटेंस है ये। इसको चलो हम लोग अर्थ देखते हैं। अलग अलग अर्थ समझ में आया ना। एक चीज़ और, क्योंकि शब्द और अर्थ लिखने नहीं आते हैं, लिखने को नहीं आते हैं, तो आपको मैं अलग से बता नहीं रही हूँ। जिन भी चैप्टर्स में ज़्यादा कठिन संधि विच्छेद हैं वो मैं कुछ आपको पीडीएफ में भेज चुकी हूँ और कुछ एक शब्द और आपको पीडीएफ में भेज दूंगी, जिससे आपको पढ़ने में एग्जाम टाइम में कोई असुविधा ना हो। ठीक है, कुछ शब्द मैं आपको 1-2 चैप्टर के भेज चुकी हूँ और 1-2 चैप्टर्स के इकट्ठे संधि विच्छेद भेज दूंगी, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो। लेकिन एक काम आपका भी है, वो क्या है कि जिस समय हम आपको पढ़ाते हैं, देखिए हमने ये क्लास में भी आपको संस्कृत पढ़ने का ढंग बताया है कि जिस समय आपको पढ़ाते हैं तो हाथ में एक पेंसिल लीजिए और जो कठिन अर्थ हैं वो यहीं पे लिखते चलिए। यहाँ पे जगह है आपकी, या फिर अगर आप यहाँ बुक नहीं गंदी करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, अपनी कॉपी में लिखते चलिए। ठीक है, बुक में जैसे यहाँ पर उदेति लिखा है तो उदित होता है, तो यहाँ पे जगह आप लिख सकते हैं। सविता मतलब नंबर 1 डाल दीजिए, यहाँ नंबर 1 लिख के सूर्य लिख दीजिए, है ना। एव अस्त मेति च, अब एव धन अस्त धन एति यहाँ पर आप लिख सकते हैं। मैंने आपको एक क्लास में बहुत बार बताई है ये चीज़, है ना। ये पढ़ने की ट्रिक आपको बहुत बार बताई है। और कॉपी में आप अर्थ लिखेंगे। ठीक है, और इसका चूंकि मैंने बताया है आपको कि मैं लिखाऊंगी तो काफ़ी बच्चे हो सकता है ना भी लिख रहे हों, ये भी मुझे पता है, लेकिन खुद से लिखो ना तो ज़्यादा समझ में आता है, इसलिए थोड़ा सा लिख लेना चाहिए। भले ही पेंसिल से लिखो, नोट्स तो आपको फिर हम देंगे ही, बट थोड़ा सा पेंसिल से ही लिखो, लेकिन बेटा लिख लेना चाहिए और ऐसा लिखो कि तुम्हें समझ में आए। इसीलिए मैं आपको पढ़ाते समय कहती हूँ कि एक रफ कॉपी साथ में रखिए ताकि आप उसे प्रॉपरली लिख सके। और हिंदी में तो मैंने आपको हमेशा कहा है कि आप फेयर कॉपी में ही अच्छे से लिखने की आदत डालिए। तो आप कम से कम अर्थ जो है वो लिखिए, यहाँ पे लिखिए, कॉपी में लिखिए रफ, या इन दोनों में से आप कुछ नहीं करना चाहते हैं तो प्लीज़ आपके राइट हैंड साइड देखिए, सारे कठिन अर्थ दिए हुए हैं, सारे कठिन अर्थ दिए हुए हैं। तो जब आप पढ़ें तो यहाँ से अर्थों को भी एक बार देख लीजिए। अर्थ देखने में क्या होगा कि आपको पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, तो चलो इसको जरा सी देखा जाए। सहसा विदधीत न क्रियाम विवेक परामा पदाम पदम वृणेतु हे विमर्श कारणम गुण लुब्धा स्वमेव संपदा। सहसा विदिदीत न क्रियाम विवेक परमा पदाम पदम। सहसा अर्थात अचानक से, बिना सोचे विचारे। सहसा अर्थात अचानक से, अर्थात बिना सोचे विचारे। न क्रियाम विवेक, कोई भी काम नहीं करना चाहिए। बिना विचारे या बिना सोचे समझे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि विचार क्रियाम विवेक परमाम पदम पदम। क्योंकि विचारहीनता मतलब बिना सोचे समझे किया गया कार्य, क्योंकि बिना सोचे समझे किया गया कार्य परमाम पदम भयंकर आपत्तियों का घर है। भयंकर आपत्तियों का घर है। किस चीज का घर है? भयंकर आपत्तियों का घर है। वृणेतु है विमर्श कारणम। वृणेतु मतलब मैंने आपको बताया था वर्ण करती हैं कि कौन? विमर्श कारणम, जो अपना कार्य, विमर्श कारणम मतलब विचार करके कार्य करने वाले व्यक्ति को, विचार करके कार्य करने वाले व्यक्ति को वृणेतु मतलब वर्ण करती हैं या चुनती हैं। गुण लुब्धा, गुणों की लोभी, गुणों की लोभी कौन? संपदा लक्ष्मी स्वमेव स्वयं। गुणों की लोभी लक्ष्मी स्वयं वर्ण करती हैं किसका? जो विचार करके कोई कार्य करते हैं या जो बहुत सोच समझ के कार्य करते हैं। चलिए फिर से एक बार बता दे रहे हैं, थोड़ा कठिन है ये, कि अचानक से कोई कामकाज नहीं करना चाहिए या बिना सोचे समझे
कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना सोचे किया गया कार्य परमा पदाम पदम, विपत्तियों का घोर वित्त। परम पद मतलब ऊंचा पद। तो ऊंचा पद आप किसी में भी प्राप्त कर सकते हो, आप अच्छाई में भी और बुराई में भी, सुख में भी और दुख में भी, कि मतलब बहुत सुख मिल जाए या बहुत दुख मिल जाए। तो जो भी बिना सोचे समझे कार्य करता है उसको, जो भी बिना सोचे समझे कार्य करता है, जो बिना सोचे समझे कार्य करता है उसको क्या होता है, वो भयंकर आपत्तियों में पड़ जाता है। तो इसलिए बिना सोचे समझे कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपत्तियों का घर है। और जो लोग सोच समझ कर कार्य करते हैं, या जो व्यक्ति खूब सोच विचार करके कार्य करता है, उसके गुणों पर प्रसन्न, उसके गुण लुब्धा, गुणों पर रीझती हुई या गुणों की लोभी, उसके गुणों पर प्रसन्न लक्ष्मी स्वयं ही उसका वर्ण करती है। गुण की लोभी लक्ष्मी। लक्ष्मी कौन है? लक्ष्मी के लिए देखिए हम लोग दिवाली पे घर साफ करते हैं, क्यों? क्योंकि कहते हैं कि लक्ष्मी जी सफाई में रहती हैं, स्वच्छता में रहती हैं, है ना, अच्छाई में रहती हैं। तो लक्ष्मी जी स्वयं गुणों की लोभी हैं। वो जो अच्छे गुण वाले लोग हैं उन पर वो स्वयं अपनी कृपा करती हैं, या स्वयं उनसे प्रसन्न होती हैं। वो स्वयं कृपा करती हैं, या वो स्वयं उनसे प्रसन्न होती हैं। ठीक है।